हेलो डियर स्टूडेंट्स, जीनियस फिजिक्स के एक और नई वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बारे में। जी हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो कि जेई मेंस और जेई एडवांस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल जेई मेंस और जेई एडवांस इस पर्टिकुलर चैप्टर में से काफी सारे सवाल पूछते हैं और इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर भी अगर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करें जो कहीं ना कहीं सर्किट सॉल्विंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसको कि हम आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में लूप लॉ भी कहते हैं। तो बिना समय व्यर्थ गवाए आइए अब अपन इसकी बातचीत स्टार्ट करते हैं। सो किरचॉफ वोल्टेज लॉ की डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ या अकॉर्डिंग टू केवीएल, द algebraic sum of rise and drop of potential along any closed path in an electrical network is zero। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यही पढ़ने वाले हो क्या, एकदम इसको डीप में डिस्कशन नहीं करेंगे? बेटा बिल्कुल करेंगे। अब समझते हैं कि यहाँ पर एग्जैक्टली ये डेफिनेशन, यहाँ पर ये सेंटेंस एक्चुअली में कहना क्या चाहता है। अब देखिए, उसको समझने में आसानी हो इसलिए अपन ने यहाँ पर एक डायग्राम भी इंक्लूड किया हुआ है। जरा अपन उस डायग्राम पर आते हैं। यहाँ पर ये डायग्राम ये कहता है कि भैया इस सर्किट के अंदर एक E1 नाम की बैटरी लगी हुई है, एक E2 EMF वाली बैटरी लगी हुई है, एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है R1 और एक है रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस है R2। अब अगर सर्किट के अंदर इन सभी बैटरीज के कारण हम ये मान करके चले कि जो करंट है उसका डायरेक्शन कैसा है, हमारे करंट का डायरेक्शन हमने अज्यूम कर लिया कैसा है, क्लॉकवाइज है। तो इस सिचुएशन में आप अगर किसी एक पॉइंट पर इनिशियली खड़े हुए हैं तो उस पॉइंट का, अगर मैं इस पॉइंट को नाम देता हूं ए और इस पॉइंट के पोटेंशियल को हम बोल देते हैं वीए, तो भैया किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये कहती है कि मैं इस सर्किट के अंदर चाहे क्लॉकवाइज घूमूं चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमूं, तो मैं इस पूरी की पूरी जर्नी के दौरान कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पर मेरा पोटेंशियल इंक्रीज होगा, कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पर मेरा पोटेंशियल डिक्रीज होगा। बट जब घूम फिर करके मैं वापस से मेरे स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाऊंगा तो मेरा नेट पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होना चाहिए, क्योंकि मैं घूम फिर करके उसी पॉइंट पे आ गया जहां से हमने हमारी कहानी को स्टार्ट किया था। और यही थॉट प्रोसेस के साथ में इस पूरे के पूरे सर्किट में जब लूप लॉ को लगाया गया तो कुछ इस प्रकार की इक्वेशन बन करके आती है। लेकिन ये इक्वेशन बनती कैसे है इस पर डिटेल में बातचीत करेंगे, और लेकिन उससे पहले अपन देखते हैं कुछ बेसिक रूल्स जो कि हमें पता होने चाहिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ या लूप लॉ को लगाने से पहले। आ जाओ। तो यहां पर सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि ये जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है इट इज इन द अकॉर्डेंस विद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कहीं ना कहीं एनर्जी कंजर्वेशन की बात तो हो ही रही है, क्योंकि अगर आपने पूरे सर्किट के अंदर अगर मोशन कर लिया, आप घूम करके वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गए, तो जो नेट वर्क डन होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपका नेट डिस्प्लेसमेंट भी जीरो रहेगा। अगला पॉइंट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी इज टेकन एज पॉजिटिव when traversing from negative to positive terminal, while it is taken as negative while traversing from positive to negative terminal। अब इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए यहां पर जो ये पहला वाला डायग्राम है, इस पहले वाले डायग्राम के अंदर आप शुरुआत में खड़े थे पॉइंट ए पर, पॉइंट ए से आपने चलना शुरू किया और आप बैटरी के हाई पोटेंशियल टर्मिनल या पॉजिटिव टर्मिनल से एंट्री करते हैं और लो पोटेंशियल टर्मिनल यानी नेगेटिव टर्मिनल से बाहर आते हैं। तो जब आप नेगेटिव टर्मिनल से बाहर आते हैं तो ओवरऑल आपकी पोटेंशियल रिड्यूस हो जाएगी, आपकी पोटेंशियल घट जाएगी। कितने से घटेगी? तो जितनी ईएमएफ आपके बैटरी की थी उतना ही पोटेंशियल आपका डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए यहां पर अपन देख सकते हैं कि वीए में मैंने अगर कैपिटल ई वाले पोर्शन को माइनस कर दिया तो वो पॉइंट बी के पोटेंशियल के बराबर हो गया। वहीं पर अगर अपन वापस से पॉइंट ए पर खड़े हैं, लेकिन अब की बार जब अपन आगे बढ़ रहे हैं तो बैटरी के नेगेटिव यानी कि लो वोल्टेज टर्मिनल से एंट्री करके हाई वोल्टेज टर्मिनल यानी कि पॉजिटिव साइड से बाहर निकलते हैं और पॉइंट बी पर पहुंचते हैं, तो हमारा ओवरऑल पोटेंशियल इंप्रूव हो जाता है, ओवरऑल पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि पॉइंट ए पर अगर वोल्टेज है वीए, तो वीए में अपन ने कैपिटल ई को जोड़ा, यानी हमारा कहीं ना कहीं वोल्टेज इंक्रीज हो गया और हमारा पॉइंट बी पर वोल्टेज आया वीबी के बराबर। अब ये तो बात हुई कि आप किस तरीके से जब बैटरी को क्रॉस करते हैं तो आपके पोटेंशियल में वेरिएशन आता है, वो इंक्रीज होता है या कुछ कुछ केसेस में वो डिक्रीज होता है। ये बेसिक बात। लेकिन अब आप लोग कहेंगे कि सर अपने सर्किट के अंदर सिर्फ बैटरी थोड़ना है, अपने सर्किट के अंदर तो रेजिस्टर भी आ रहा है, तो क्या हम रेजिस्टर के अंदर भी इसी प्रकार का पोटेंशियल का इंक्रीज या पोटेंशियल का ड्रॉप ऑब्जर्व करते हैं? आंसर इज एब्सोल्युटली यस। अगर आप यहां पर अगली वाली स्लाइड को ध्यान से देखें तो यहां पर भी कुछ इसी प्रकार का खेल हो रहा है। बात क्या हो रही है बच्चों कि सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट
कि करंट इन रेजिस्टर्स विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट हमेशा आपके रेजिस्टर्स के अंदर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की यात्रा करता है, इस बात को हमें हमेशा याद रखना है। अब जब भी अपना करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है और आपके उस करंट के सामने रेजिस्टर आ गया, तो ये हमेशा का एक रूल है कि करंट कहां से एंट्री लेगा, पॉजिटिव यानी हाई पोटेंशियल टर्मिनल से। यानी आपके रेजिस्टर में करंट जिधर से भी एंट्री ले रहा है उस पर्टिकुलर टर्मिनल को, उस पर्टिकुलर पॉइंट को अपन हाई पोटेंशियल टर्मिनल ही कंसिडर करेंगे, हाई पोटेंशियल टर्मिनल ही मानेंगे। एकदम याद रखने वाली बात है। और जहां से आपका इलेक्ट्रिक करंट बाहर निकला उसको लो पोटेंशियल टर्मिनल मानेंगे। ओके, तो अगर इस पहले वाले डायग्राम में देखा जाए, आप करंट के साथ साथ जा रहे हैं, पॉइंट ए से आपने चलना शुरू किया, तो बेटा चलते चलते आप रेजिस्टर में एंट्री करेंगे कहां से, हाई पोटेंशियल टर्मिनल से, लेकिन एग्जिट आप कहां से कर रहे हो, लो पोटेंशियल टर्मिनल से। तो कहीं ना कहीं आपका पोटेंशियल ड्रॉप हुआ और रेजिस्टर को क्रॉस करने पर आपका पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा, सो करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। और देखिए यहां पर वही ऑब्जर्व भी हो रहा है, VA माइनस IR विल बी इक्वल टू V। तो कुल मिलाकर के इस पूरे के पूरे लूप लॉ के अंदर जब भी अपन ये बात सोचते हैं, ये बात विजुअलाइज करना चाहते हैं कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो वो सिर्फ इस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है कि आपकी बैटरी हो या फिर आपका रेजिस्टर, कौन से पॉइंट पर पोलैरिटी क्या रहेगी। अपन ने रूल क्या देखा बच्चों, अपन ने रूल ये देखा कि आपकी बैटरी का जो बड़ी वाली डंडी है वो हाई पोटेंशियल टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है, और जो छोटी वाली डंडी है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, लो पोटेंशियल टर्मिनल को। तो बैटरी के केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेजिस्टर के केस में अगर आपको हाई पोटेंशियल टर्मिनल और लो पोटेंशियल टर्मिनल आइडेंटिफाई करना है तो आपको करंट के डायरेक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। करंट आपके रेजिस्टर में जहां से एंटर कर रहा है वो होगा हाई पोटेंशियल टर्मिनल, और जहां से वो बाहर निकल रहा है वो हो जाएगा लो पोटेंशियल टर्मिनल। सिंपल। और इन दो बेसिक बातों को ध्यान में रखते हुए अब अपन अपने सर्किट को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। अब अपन अपने सर्किट की बातों को शुरू करते हैं। ऑलराइट बच्चों, तो अब हमारा सर्किट बनकर के तैयार हो चुका है। तो अब समय आ गया है कि अपन ने जो कंसेप्ट्स केवीएल में अभी देखे हैं, सीखे हैं, समझे हैं, उनका एप्लीकेशन करने का एक रियल सर्किट के अंदर। ओके ऑलराइट बच्चों, तो जैसा कि अपन ने कुछ देर पहले देखा, अपन ने केवीएल के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बात कर ली। तो अब समय आ चुका है कि अपन ने जो कंसेप्ट्स डिस्कस किए हैं, पढ़े हैं, समझे हैं, उनको सवालों के अंदर अप्लाई करना और ये देखना कि भैया जो अपन ने बातें थियोरेटिकल एंगल से देखी हैं क्या वो एक्चुअली सवालों के अंदर लग भी रही है या नहीं। आ जाओ। तो बच्चों हमारे सामने एक सर्किट अवेलेबल है और उसके साथ साथ एक क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। अब आपको यहां पर दिखाई दे सकता है कि सर्किट के अंदर मल्टीपल बैटरीज हैं, मल्टीपल रेजिस्टर्स एक के बाद एक कनेक्टेड है। अभी तक अपन ने जो सवाल सॉल्व किए उनके अंदर एक ही बैटरी और मल्टीपल रेजिस्टर हुआ करते थे और अपन करंट निकालने के लिए EMF डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट लिख करके सवाल को सॉल्व करते थे। It's true. लेकिन अब इस सवाल को, इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए, इसका करंट आइडेंटिफाई करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन यहां पर KVL का प्रयोग करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ यानी लूप लॉ अप्लाई करेंगे। तो जैसा कि बच्चों मैंने सिखाया है, अपने को स्टेप बाय स्टेप अपनी सारी की सारी बातें करनी है। सबसे पहली बात कि यहां पर आपको करंट का डायरेक्शन अज्यूम करना होगा। तो बच्चों करंट का डायरेक्शन मैं इस केस में अज्यूम कर लेता हूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब बच्चों अगर मैंने करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज अज्यूम कर लिया है, मान लिया है, तो इसकी सहायता से मैं सारे ही रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोलैरिटी को लिख सकता हूं। लिखना शुरू करते हैं। तो यहां पर 2 ओम वाले रेजिस्टर से करंट एंट्री लेता है, सो प्लस, जहां से बाहर निकला वो माइनस। बैटरी के लिए आपको पोलैरिटी लिखने के लिए कुछ अलग से हाईफाई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, राइट। बैटरी के लिए पोलैरिटी लिखना बहुत आसान है। इसी प्रकार से करंट 1 ओम वाले रेजिस्टर से एंट्री करेगा, पॉजिटिव साइड से, नेगेटिव साइड से बाहर निकल जाएगा, देन अगेन माइनस प्लस। इसी प्रकार से 4 ओम के रेजिस्टर के लिए करंट जो है अपना वो एंट्री करेगा पॉजिटिव साइड से और बाहर निकलेगा नेगेटिव साइड से, और वापस से हमारी बैटरी आ गई, सो प्लस एंड माइनस। करंट आया 3 ओम रेजिस्टर के पास में, एंट्री करेगा हाई पोटेंशियल टर्मिनल से, एग्जिट करेगा लो पोटेंशियल टर्मिनल से, और अंततः अपने 30 वोल्ट की बैटरी से मिलेगा और वहां पे इस प्रकार की पोलैरिटी दिखाई दे जाएगी। तो अपन ने पोलैरिटी कंप्लीटली बना ली है पूरी तरीके से। अब अपन देखते हैं कि इसके अंदर लूप लॉ को कैसे लिखा जाएगा। तो पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। दूसरा स्टेप आता है
कि आप अपने सर्किट के ऊपर किसी न किसी एक पॉइंट पे फिक्स आइडेंटिफाई कर ले और वहां से लूप लॉ लिखने की शुरुआत करें। तो मैं बोलता हूं कि अपन इस सर्किट में इस पर्टिकुलर पॉइंट को हाईलाइट कर लेते हैं और यहां पर देखिए हम आकर के एकदम बढ़िया तैनात तैयार खड़े हो गए। अब यहां पर काफी सारे स्टूडेंट्स जो है वो ये सोचते हैं, उनके मन में डाउट रहता है कि सर अब अपन ने करंट के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, उसकी सहायता से रेजिस्टर की पोलैरिटी बना दी, ओके, लेकिन यहां पर अब हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है? क्या हम करंट के साथ साथ मूव करेंगे या हम करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे? अगर ऑपोजिट मूव करेंगे तो लूप लॉ को कैसे लिखा जाएगा? वेल, यहां पर आपको बिल्कुल भी सोचने की आवश्यकता नहीं है कि आपको करंट के साथ साथ चलना है या करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना है। आप अपनी मर्जी से किसी भी एक डायरेक्शन में चल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं अपने करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता हूं। तो करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो कुछ इस प्रकार से नीचे की तरफ जाएंगे। यस, ओके। सो अब मैं लिखना शुरू करता हूं। सो यहां पर बातचीत शुरू हो गई। यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ या फिर लूप लॉ, पॉइंट पी का पोटेंशियल अपन ने लिख दिया वीपी। नीचे अपन उतरे, बैटरी को अपन ने क्रॉस किया। अपन कहां से बाहर निकल रहे हैं? हाई पोटेंशियल टर्मिनल से, तो हमारे पोटेंशियल में एडिशन हो जाएगा। फिर हमने किसको क्रॉस किया? हमारे रेजिस्टर को। रेजिस्टर में भी हम कहां से बाहर निकल रहे हैं? हाई पोटेंशियल टर्मिनल से, तो यहां पर प्लस का 2i हो जाएगा, क्योंकि i क्या है? i है आपके सर्किट के अंदर फ्लो होने वाला करंट। फिर आती है हमारी 30 वोल्ट की बैटरी। तो जब हमने इसको क्रॉस किया तो नेगेटिव साइड से निकले हैं या नेगेटिव टर्मिनल, लो पोटेंशियल टर्मिनल से निकले हैं, तो यहां आएगा माइनस का 30। फिर हम क्रॉस करेंगे रेजिस्टर को। अगेन वी आर मूविंग आउट फ्रॉम पॉजिटिव यानी हाई पोटेंशियल टर्मिनल, तो यह आ जाएगा प्लस का 3i। फिर से हमने बैटरी को क्रॉस किया तो प्लस का 10। फिर हमने क्रॉस किया एक रेजिस्टर को, 4 ओम के रेजिस्टर को हमने क्रॉस किया, तो यहां पर आ जाएगा प्लस 4i, राइट। फिर हम क्रॉस कर रहे हैं 20 वोल्ट की बैटरी को, लो पोटेंशियल टर्मिनल से बाहर निकलेंगे, देयरफॉर -20। और अंततः हमने 1 ओम के रेजिस्टर को क्रॉस किया, पॉजिटिव टर्मिनल से हाई पोटेंशियल टर्मिनल से बाहर निकले, तो यहां आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय i। और घूम फिर करके अपन पहुंचे पॉइंट P, तो अंततः आपका ओवरऑल पोटेंशियल अब भी रहेगा Vp। अब यहां पर आगे की स्टेप क्या है बच्चों? Vp से Vp कर दिया जाएगा स्वाहा, और करंट वाले जितने भी टर्म्स हैं उनको अपन एक साथ ले आएंगे। सो 2i, 3i, 4i एंड 1i, ये एक साथ आएंगे तो आप इनको लिख सकते हैं 10 टाइम्स ऑफ i। इसी प्रकार से जो हमारे पोटेंशियल वाला पार्ट है 15 -30 प्लस का 10 प्लस का 20, तो ये ओवरऑल जैसे ही आप इन सबको ऐड करेंगे ये आएगा माइनस का 25, ओवरऑल इक्वल टू 0। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे अपने पास करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? करंट आ जाएगा अपने पास में 2.5 एम्पियर। और ये इस बात का सूचक है, इस बात को शो कर रहा है कि आपके सर्किट में फ्लो होने वाला करंट जो है उसका मैग्नीट्यूड 2.5 एम्पियर है, पहली बात। और जो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज आपने अज्यूम किया था वो एकदम सही है। अच्छा, अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराते तो क्या होता? वेल, इन दैट केस मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन करंट के मैग्नीट्यूड के आगे एक नेगेटिव साइन आ जाता, जो इस बात को रिप्रेजेंट करता कि कहीं ना कहीं आपने जो करंट का डायरेक्शन अज्यूम किया है वो डायरेक्शन गलत है और करंट एक्चुअली रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, उल्टे डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, राइट। मैग्नीट्यूड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से अपन ने किरचॉफ वोल्टेज लॉ का एप्लीकेशन भी देख लिया। आई एम वेरी श्योर कि आप सभी स्टूडेंट्स को ये एप्लीकेशन एकदम बढ़िया तरीके से समझ आया है, राइट, और आप तैयार हैं जेई के क्वेश्चन को चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देने के लिए। तो बच्चों, ये रहा हमारा आज का जेई का क्वेश्चन, जहां पर एक बढ़िया सा सर्किट हमारे सामने है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि इस सर्किट में कौन कौन से रेजिस्टर से कितना कितना करंट फ्लो होने वाला है। पर यह क्वेश्चन मैं आप लोगों को एज एन असाइनमेंट देता हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और अपने करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। जिन भी स्टूडेंट्स को वैसे तो डाउट नहीं आना चाहिए, बट फिर भी अगर डाउट आता है तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे जानकारी दे, मैं इसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपके साथ में शेयर कर दूंगा। You got it, dude. तो बच्चों, जीनियस फिजिक्स के केवीएल डिस्कशन के इस लेक्चर में आज की बातचीत यहीं तक। अपन मिलेंगे अगली कक्षा में। सो बाय एवरीवन, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास।